थर्ड यूज। तो थर्ड यूज जो होता है डायमेंशन का, वो है डेरिवेशन ऑफ ए फॉर्मूला। ठीक है, डेरिवेशन ऑफ ए फॉर्मूला। तो डायमेंशनल एनालिसिस का यूज कर करके हम लोग फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला में बस एक ही टर्म होना चाहिए, और फॉर्मूला में प्रोडक्ट, क्वेसेंट और पावर होना चाहिए, और कुछ नहीं। प्रोडक्ट, क्वेसेंट, पावर होना चाहिए, प्लस माइनस ये सब नहीं होना चाहिए। ठीक है, तब हम लोग फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। तो जैसे मान लो कि कोई स्टूडेंट है, जैसे मान लो हर्ष ही है। ठीक है, हर्ष सर्कुलर मोशन स्टडी कर रहे हैं खुद से, मतलब खुद से एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और वो देख रहे हैं कि एक पार्टिकल है जिसका मास m है, वेलोसिटी v से एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, जिसका रेडियस है r। ठीक है, तो हमें पता है कि कोई भी पार्टिकल अपने आप सर्कुलर पाथ पे नहीं घूम सकते हैं। सर्कुलर पाथ पे घूमने के लिए एक फोर्स का लगना जरूरी है, और उस फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ये सर्कुलर मोशन में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, वो फोर्स कैसे लगता है, कैसे पार्टिकल सर्कल में घूमता है, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे इन सर्कुलर मोशन। फॉर द टाइम बीइंग हर्ष बस एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। एक्सपेरिमेंट ये कर रहे हैं कि एक पार्टिकल है जिसका मास m है और v वेलोसिटी से एक सर्कल में रिवॉल्व कर रहा है, और सर्कल का रेडियस r है। ठीक है, और ये बस गेस किए कि जो फोर्स है वो फोर्स डिपेंड कर रहा है m पे। फोर्स डिपेंड्स ऑन मास m ऑफ द पार्टिकल, स्पीड v ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, एंड रेडियस r ऑफ द सर्कल। ठीक है, और वो f का एक फॉर्मूला गेस करना चाह रहे हैं, मतलब एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं बताना चाह रहे हैं, f का एक फॉर्मूला गेस करना चाह रहे हैं। ठीक है, मतलब किसी तरह से हर्ष को ये पता हो गया कि जो फोर्स है बस मास, वेलोसिटी और रेडियस पे डिपेंडेंट है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से वो प्रोसीड करेंगे कि मान लें कि जो फोर्स है m के पावर a पे डिपेंडेंट है, मतलब फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m का पावर a। ठीक है, फिर फोर्स v के पावर b पे डिपेंडेंट है, और फोर्स r के पावर c पे डिपेंडेंट है। ठीक है, तो अगर तीनों को क्लब कर लें तो क्लब करने के बाद में हमें मिलेगा f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m रेज टू द पावर ऑफ a इंटू v रेज टू द पावर ऑफ b इंटू r रेज टू द पावर ऑफ c। ठीक है, और तुम्हें पता होगा कि जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मिल जाए तो उसको हटाने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ता है। किस चीज़ का बताइए आप लोग? एक कांस्टेंट की जरूरत पड़ता है। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे भी एक कांस्टेंट की जरूरत पड़ेगा, उस कांस्टेंट का नाम दे दो k। ठीक है, तो f इक्वल टू k इंटू एम का पावर a इंटू वी का पावर b इंटू आर का पावर c। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करेंगे, k कैन बी डायमेंशनलेस एंड k कैन हैव डायमेंशन। दोनों चीज़ हो सकते हैं, k का डायमेंशन हो भी सकता है, डायमेंशन नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो ये जो थर्ड यूज है वो हम तभी यूज करेंगे जब कांस्टेंट डायमेंशन लेस हो। ठीक है, अदरवाइज थर्ड यूज अप्लीकेबल नहीं होगा। थर्ड यूज का सिग्निफिकेंस तभी है जब कांस्टेंट क्या हो, डायमेंशन लेस हो। ठीक है, तो यहाँ पे k जो है वो डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, वेयर k इज ए डायमेंशन लेस कांस्टेंट, मतलब कोई नंबर होगा बोला जा सकता है। ठीक है, तो k इज ए डायमेंशन लेस कांस्टेंट। अब देखो, अगर f इक्वल टू k m का पावर a v का पावर b r का पावर c है, तो जो लेफ्ट साइड में क्वांटिटी है उसका डायमेंशन
और जो राइट साइड में जो क्वांटिटी है उसका डायमेंशन दोनों इक्वल होगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं फ्रॉम डायमेंशनल होमोजेनिटी डायमेंशन ऑफ एफ इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ के इंटू एम का पावर ए इंटू वी का पावर बी इंटू आर का पावर सी, ठीक है। और एफ का डायमेंशन तुम्हें पता है, एफ का डायमेंशन क्या होता है बताओ जल्दी से, एम एल टी माइनस टू, ठीक है। और के तो कांस्टेंट है, और कैसा कांस्टेंट है, के सिर्फ कांस्टेंट बोलेंगे तो बड़ा डेंजरस चीज़ है, डायमेंशनलेस, मतलब के का कोई डायमेंशन नहीं होगा, ठीक है। एम मास है, मास का डायमेंशन एम और उसका पावर ए। वी है वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, एल टी माइनस वन और उसका पावर बी। और आर मतलब रेडियस, रेडियस मतलब लेंथ, तो रेडियस का डायमेंशन क्या होगा एल, तो एल का पावर सी, ठीक है। तो ये हो गया m का पावर 1 l का पावर 1 टी स्क्वायर, और राइट साइड में m का पावर a l का पावर b प्लस c और t का पावर मास b। कोई दिक्कत राइट हैंड साइड में? यहाँ देखो l का पावर b है और यहाँ l का पावर c है, तो l का पावर b इंटू l का पावर c क्या होगा, l का पावर b प्लस c डायरेक्ट लिख दिए, और t का पावर मास b होगा उसको भी लिख दिए, ठीक है। अब दोनों साइड का डायमेंशन इक्वल है, मतलब करस्पॉन्डिंग पावर्स भी इक्वल होगा, मतलब a इक्वल टू 1 होना चाहिए, ठीक है, b प्लस सी इक्वल टू 1 होना चाहिए, और माइनस b इक्वल टू 2 होगा। कहाँ गलती किए हैं? हाँ वो -2 लिखे नहीं है, थैंक यू, यहाँ लिखते समय गलती कर दी है, ठीक है। हाँ तो माइनस b इक्वल टू क्या होगा, -2 होगा, ठीक है। चलो यहाँ पे -2 होगा। तो अगर a को कंपेयर कर दें, मतलब अगर हम m का पावर को कंपेयर करें दोनों साइड में, तो a इक्वल टू क्या मिलेगा 1, और l के पावर को कंपेयर कर लें तो मिलेगा b प्लस सी इक्वल टू 1, और अगर t के पावर को कंपेयर कर लें, माइनस b था, अच्छा फिर वो मिटा रहे हैं उसमें गलती हो जा रहा है ना, हाँ ठीक है। और अगर हम t का पावर को कंपेयर कर लें तो मास b होगा इक्वल टू -2, तो यहाँ से क्या मिलेगा b इक्वल टू 2, ठीक है। तो a मिला 1, b मिला 2, अगर a और b मिल गया तो c भी मिल जाएगा। c क्या होगा बताइए आप ही लोग, c क्या होगा, -1, तो c होगा -1, मतलब a मिल गया, b मिल गया, c मिल गया, ठीक है। अब अगर a b c मिल गया तो f मिल गया, ठीक है, इस इक्वेशन से। तो हम बोल सकते हैं f इक्वल टू के एम का पावर a v का पावर b r का पावर c है, ठीक है। f इज के एम का पावर a v का पावर b r का पावर c। तो k तो k है, m है, a है 1, v b है 2, और r का पावर c मतलब -1, तो इसको लिख सकते हो के एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। और एक्सपेरिमेंटली k इज इक्वल टू 1, एक्सपेरिमेंटली k का वैल्यू क्या है 1 है। ये चीज़ आपको करने की जरूरत नहीं है, ये पहले से पता होना चाहिए तभी हो पाएगा, ठीक है। k का वैल्यू 1 पाया गया है, तो इससे हम बोल सकते हैं f इक्वल टू क्या होगा एम वी स्क्वायर अपॉन आर। आपको बस यहीं तक स्टॉप कर जाना है, ठीक है, ये वाला चीज़ हम अलग से लिखे हैं, ठीक है। तो फोर्स के लिए फॉर्मूला हो गया के एम वी का वी स्क्वायर अपॉन आर, और के का वैल्यू हम लोग एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट कर सकते हैं, और के का वैल्यू पाया जाता है 1। और हम लोग बाद में पढ़ेंगे कि एफ इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स, इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। और शायद आईसीएसई वाले बच्चे पहले से पढ़ के रखे होंगे, पढ़े हैं आप लोग सेंट्रीपिटल फोर्स लास्ट ईयर, ठीक। फिर से एक बार बता रहे हैं, देखो थर्ड यूज है डेरिवेशन ऑफ ए फॉर्मूला, ठीक है। तो डेरिवेशन ऑफ ए फॉर्मूला के लिए सबसे पहले एक एक्सपेरिमेंट किया जाता है, और उसमें देखा जाता है कि कोई पर्टिकुलर क्वांटिटी किस किस चीज़ पे डिपेंडेंट है। जैसे यहाँ पे एक सर्कल में पार्टिकल रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है,
तो हम इंटरेस्टेड हैं कि उस पर फोर्स जो लगेगा वो किसकी चीज़ पे डिपेंडेंट है। तो फोर्स मास पे डिपेंडेंट है, वेलोसिटी पे डिपेंडेंट है और रेडियस पे डिपेंडेंट है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि हम डायरेक्ट ऐसा नहीं लिखेंगे कि एम पे डायरेक्ट डिपेंडेंट है, वी पे डायरेक्ट डिपेंडेंट है और आर पे डायरेक्ट डिपेंडेंट है। एम के पावर ए पे डिपेंडेंट होगा, वी के पावर बी पे डिपेंडेंट होगा और आर के पावर सी पे डिपेंडेंट होगा। वहाँ से हम लोग एक फॉर्मूला डिराइव कर लिए। ठीक है, अब अगर फॉर्मूला मिल गया तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो लेफ्ट साइड और राइट साइड में डायमेंशन इंट्रोड्यूस कर लिए और एम एल टी के पावर को दोनों साइड में क्या कर दिए, कंपेयर कर लिए। कंपेयर करने के बाद में ए बी सी का वैल्यू निकल जाएगा और फिर ओरिजिनल इक्वेशन में पुट कर लिए। ठीक है, तो फाइनली क्वांटिटी मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ के, और यहीं तक आपको छोड़ देना है। लेकिन एक्सपेरिमेंट करके के का वैल्यू कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है कि टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। टाइम पीरियड कैपिटल टी ऑफ ए सिंपल पेंडुलम depends on mass m, length l and acceleration due to gravity small g। ठीक है, तो derive a formula using dimensions। derive a formula using dimensions। ठीक है, देखा जाए क्वेश्चन में ऐसा बोला कि टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है किस पे, तो मास पे। तो मास का पावर ए पे डिपेंडेंट है। ठीक है, फिर लेंथ पे, तो एल के पावर बी पे डिपेंडेंट है और फिर जी पे, तो जी के पावर सी पे डिपेंडेंट है। ठीक है, और यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, के इंट्रोड्यूस कर लेंगे। ठीक है, डायरेक्ट लिख दिए, अब उतना कहानी लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ, टी इक्वल टू क्या होगा, हाँ अंडर एल अपॉन जी, हाँ वही होते हैं। ठीक है, हाँ सही बताए हैं। तो मान लीजिए कि टाइम पीरियड है के एम का पावर ए, एल का पावर बी, जी का पावर सी। ठीक है, तो टाइम पीरियड का डायमेंशन और राइट साइड में जो क्वांटिटी है उसका डायमेंशन इक्वल होगा। ठीक है, ऐसे आंख मूंद के बोल सकते हैं कि राइट साइड में जो क्वांटिटी है उसका डायमेंशन टाइम के बराबर ही होगा, ओवरऑल क्वांटिटी टाइम के बराबर ही होगा। ठीक है, अब टाइम का डायमेंशन तो टी होता है, के एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, एम का डायमेंशन एम ए है, एल का डायमेंशन एल बी बी है और जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। रचिता तुम बताओ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायमेंशन क्या होगा। एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होता है, वही होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एक्सेलरेशन का भी ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दोनों का डायमेंशन इक्वल होगा। वो डायमेंशन क्या होना चाहिए, ऐसे वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, LT-2 होगा। शायद उधर इंटरनेट का प्रॉब्लम होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो जी का डायमेंशन होगा, जी मतलब एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का डायमेंशन होगा LT-2, इसका पावर सी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायमेंशन ही सेम है एक्सेलरेशन का डायमेंशन। स्क्रीन नहीं आ रहा है। अच्छा, स्क्रीन नहीं आ रहा है, बाकी लोग स्क्रीन आ रहा है, आवाज भी कट रहा है। हाँ सर आ रहा है, आ रहा है ना। तो टाइम पीरियड क्या है, के इंटू एम का पावर ए इंटू एल का पावर बी इंटू जी का पावर सी। ठीक है, और टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा था किस पे, और टाइम पीरियड का मतलब जो डायमेंशन हुआ वो टी हो गया, के तो डायमेंशन लेस है। ठीक है, एम का पावर ए हुआ, एम का पावर ए, एल का पावर बी, एल का पावर बी ही हुआ।
ठीक है, और g का डायमेंशन होगा LT-2, तो LT-2 का पावर c हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ा जाए। तो लेफ्ट साइड में तुम लिख सकते हो m का पावर 0 इंटू एल का पावर 0 इंटू टी का पावर 1, और राइट साइड में क्या होगा, m का पावर a इंटू एल का पावर b प्लस c और t का पावर -2c। ठीक है, अब दोनों साइड में करस्पॉन्डिंग पावर को कंपेयर कर लो, तो a मिलेगा 0, b प्लस c मिलेगा 0 और -2c मिलेगा 1। ठीक है, तो ये तो 0 ही है, b हो गया -c और c हो गया -1/2, तो अल्टीमेटली ये 0, b इक्वल टू -c, c पता है -1/2, तो b इक्वल टू कितना मिल गया, माइनस ऑफ -1/2 मतलब +1/2 और c है -1/2। ठीक है, अब टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या डिराइव किए थे, टाइम पीरियड का फॉर्मूला था t इक्वल टू k इंटू एम का पावर a इंटू एल का पावर b इंटू जी का पावर c। ठीक है, तो a b और c का वैल्यू कैलकुलेट हो गया था, तो टाइम पीरियड आ जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं। तो टाइम पीरियड के लिए क्या लिखेंगे, तो k तो k है, m का पावर 0 हो गया, l का पावर 1/2 हो गया और g का पावर -1/2 हो गया। m का पावर 0 तो 1 होगा। ठीक है, मतलब कि k l का पावर 1/2 अपॉन g का पावर 1/2। ठीक है, पावर नेगेटिव है उसको पॉजिटिव बना दिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये हो गया k √l अपॉन g, ऐसा लिख सकते कि नहीं, बिल्कुल आराम से लिख सकते हैं। देखो टाइम पीरियड मास पे डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, वो गेस किया गया था कि मास पे भी डिपेंडेंट है, लेकिन टाइम पीरियड मास पे डिपेंडेंट नहीं है, और सिर्फ एल और जी पे डिपेंडेंट है। ठीक है, अगर लेंथ इंक्रीज होगा तो टाइम पीरियड इंक्रीज होगा। ठीक है, जी का वैल्यू तो कांस्टेंट माना जाता है, लेकिन हाइट और डेप्थ के साथ डिक्रीज होता है, वो बाद में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ग्रेविटेशन चैप्टर में। चलो ठीक है, तो इतना ही था डायमेंशन में, ज़्यादा कुछ था नहीं। अब हम लोग एक दो प्रॉब्लम करते हैं। चलिए यहाँ पे एक क्वेश्चन करते हैं, पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं पैराग्राफ टाइप। द वंडर वॉल इक्वेशन फॉर n मोल्स ऑफ ए रियल गैस इज P प्लस a अपॉन v स्क्वेयर इंटू v माइनस b इक्वल टू nRT, वेयर P इज प्रेशर, v द वॉल्यूम, T इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर, R is molar gas constant, A, B are van der Waal constants। मतलब दिया हुआ है कि इसमें है क्या क्या, तो P प्रेशर है, ठीक है, V है वॉल्यूम, ये भी V वही है वॉल्यूम, N है नंबर ऑफ मोल्स, R है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T इज टेम्परेचर। ठीक है, और A और B को बोलते हैं van der Waal कांस्टेंट्स। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या जा रहा है, तो बहुत सारा क्वेश्चन है इसमें बेसिकली 4 क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि द डायमेंशन ऑफ ए आर द सेम एज दोज ऑफ, डायमेंशंस ऑफ ए आर द सेम एज दोज ऑफ। 4 ऑप्शन है, आप लोग बताइए कोई कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, कुछ गेस कीजिए। ए का डायमेंशन दिया हुआ है, पहला ऑप्शन में पी वी, दूसरा ऑप्शन में पी वी स्क्वेयर, तीसरा में पी स्क्वेयर वी और चौथा में पी अपॉन वी। तो कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए, कोई गेस। अच्छा, प्लस और माइनस के साथ जितना भी टर्म होता है सबका डायमेंशन इक्वल होता है या अनइक्वल होते हैं, इक्वल होता है, इक्वल होता है। ठीक है, तो P प्लस ए अपॉन वी स्क्वेयर, हाँ, तो P प्लस कौन सा ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन सही है। तो P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर एक साथ है,
तो जब भी प्लस किया जाता है तो एक ही जैसा क्वांटिटी को प्लस किया जाता है, ठीक है। जैसे मीटर को मीटर के साथ ऐड करेंगे, मीटर पर सेकेंड को मीटर के साथ ऐड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ अगर ये मीटर है तो ये भी मीटर होगा, मतलब दोनों का डायमेंशन सेम होगा, सिंपल, ठीक है। तो प्रेशर और A/v² दोनों का डायमेंशन सेम होगा, तो P का डायमेंशन इज सेम एज A/v² का डायमेंशन, ठीक है। तो A का डायमेंशन क्या होगा, v² इधर चले जाओ, तो P इंटू v² का डायमेंशन। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। चलो अब सेकेंड डायमेंशन तुम लोग बताओ तो। अच्छा, जिससे पूछेंगे वो सब नहीं बताना, सब नहीं बताना, जिससे पूछेंगे वो। सेकेंड में ये बोला कि बी का डायमेंशन आर द सेम एज दोज ऑफ, 4 ऑप्शन, प्रेशर, वॉल्यूम, पी इंटू वी, एन आर टी, ठीक है। चलो देखते हैं कौन कौन है यहाँ पे। अतुल आप बताइए, अतुल बताइए आप। हाँ सर, वॉल्यूम होगा। वॉल्यूम होगा, सेम रीजन से, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो v माइनस बी है, v और b एक साथ आया है, ठीक है। तो v माइनस बी है, इससे जो v का डायमेंशन होगा वही b का डायमेंशन होगा, तो b का डायमेंशन इज सेम एज v का डायमेंशन, तो इसका भी सेकेंड ऑप्शन सही हुआ, ठीक है। अब थर्ड, nRT का डायमेंशन क्या होगा, nRT का डायमेंशन क्या होगा, ठीक है। अब nRT का डायमेंशन क्या होगा, प्रियांशु आप बताइए तो, nRT का डायमेंशन क्या होना चाहिए? ए होगा सर, ए होगा। ए क्यों होगा? जैसे हम लोग की वर्टिकल करेंगे तो ए होगा सर। क्या करेंगे तो? हेलो, हाँ बोलिए बोलिए। आवाज नहीं आ रही है प्रियांशु। आप क्या बोल रहे हैं कि nRT का डायमेंशन, ठीक है, एनर्जी के डायमेंशन के बराबर होगा, लेकिन इसके लिए आप कर क्या रहे हैं, कैलकुलेट कैसे कर रहे हैं? मतलब मुंह से ही बोलिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। मतलब आप ऐसा किए कि n का डायमेंशन निकालें, r का डायमेंशन निकालें और t का डायमेंशन, तीनों का प्रोडक्ट लिए, और प्रोडक्ट लेने के बाद में एनर्जी का डायमेंशन आ गया। अच्छा, बाकी कोई बताओ। हाँ सर, इसमें पहले प्रेशर का डायमेंशन को इंटू करेंगे वॉल्यूम का डायमेंशन से। हाँ राइट, ये हुआ स्मार्ट वर्क, यही हम सुनना चाह रहे थे, ठीक है। nRT में प्रॉब्लम है भाई, कहाँ पे प्रॉब्लम है बताइए आप लोग। nRT में प्रॉब्लम है, कहाँ पे प्रॉब्लम है? आर का पता नहीं है क्यों। हाँ, आर का प्रॉब्लम है, आर का प्रॉब्लम है भाई, आर थोड़ी ना पता है, कितना रट्टा मार के रखोगे बोलो, ठीक है। तो यहाँ रट्टा मारने के लिए नहीं आए हैं हम लोग, यहाँ पे दिमाग लगाने के लिए आए हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसा है, देखो स्क्रीन दिख रहा है ना? ठीक आ रहा है ना? ठीक, हाँ वही चीज़ है। देखो इक्वेशन था P प्लस A/v² इंटू v माइनस बी इक्वल टू nRT, और हमसे मांगा है कि nRT का डायमेंशन क्या होगा, nRT का डायमेंशन क्या होगा। तो एक बच्चा क्या कर सकता है कि पहले वो n का डायमेंशन निकालेगा, r का डायमेंशन कहीं से ढूंढ के लाएगा, t का डायमेंशन पता है, n और t का डायमेंशन पता है, n क्या होगा मोल, t क्या होगा k, ठीक है। लेकिन r का डायमेंशन क्या होगा भाई? अब उसके लिए आइदर रटा हुआ रहना चाहिए या फिर फॉर्मूला देखना पड़ेगा, उसके बाद काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक स्मार्ट वर्क हो सकता है, स्मार्ट वर्क ये हो सकता है कि nRT किसके बराबर है, इस लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है, ठीक है। और लेफ्ट हैंड साइड में जो पहला फैक्टर है, पहला फैक्टर, उसका जो डायमेंशन है अल्टीमेटली p के डायमेंशन के बराबर है, क्योंकि p का जो डायमेंशन होगा वही A/v² का डायमेंशन होगा। तो लेफ्ट साइड में जो फैक्टर है उसका अल्टीमेटली डायमेंशन p के डायमेंशन के बराबर है, और राइट और लेफ्ट हैंड साइड में जो दूसरा फैक्टर है
उसका डायमेंशन किसके बराबर होगा? v के बराबर होगा। तो प्रेशर इंटू वॉल्यूम हो गया, ठीक है। प्रेशर बोल सकते हो फोर्स बाय एरिया, और वॉल्यूम बोल सकते हो एल क्यू, ठीक है। थोड़ा गेस कर लिया जाए, एरिया मतलब एल स्क्वायर, एरिया मतलब क्या हुआ? एल स्क्वायर, और इधर एल क्यूब है। एरिया मतलब एल स्क्वायर, इधर एल क्यूब है, तो अल्टीमेटली मिला एफ इंटू एल। तो फोर्स इंटू लेंथ मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कुछ होता है, वर्क होता है, ठीक है, वर्क। और वर्क का एसआई यूनिट क्या होता है? जूल। और एनर्जी का एसआई यूनिट क्या होता है? जूल। इसे हम बोल सकते हैं एनआरटी का जो डायमेंशन होगा एनर्जी के डायमेंशन के बराबर होगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन बोर्ड में नहीं आएगा, कंपटीशन में ही आएगा। तो कंपटीशन में आएगा तो कंपटीशन में स्टेप नहीं लिखा जाता है, दिमाग लगाओ, आराम से सॉल्व कर लो, ठीक है। क्लियर हो गया? कुछ और एक्सप्लेन करने की जरूरत है इसमें? बोलो तुम लोग। नो सर, एक बच्चा तो आंसर बता ही दिए थे। चलो अब नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट है ये वाला, a इंटू बी का डायमेंशन क्या होगा? a इंटू बी का डायमेंशन क्या होगा? आप लोग बनाइए, बना के बताइए। क्वेश्चन नंबर 26 स्क्रीन दिख रहा है आप लोग को? है ना? अब क्लियर दिख रहा है। हाँ, तो ए बी का डायमेंशन बताइए। सर ML4T-2, ठीक है, ML4T-2 बोल रही है वो। बाकी लोग क्रॉस चेक कीजिए। ए इंटू बी का डायमेंशन बताना है। ए तो पहले से पता है PV स्क्वायर के बराबर है, मतलब उसका डायमेंशन। और बी पहले से पता है कि V के बराबर है। सर ML8T-2 होगा। कौन सा ऑप्शन? डी सर। डी, मेरा भी आ रहा है टी। डी आ रहा है। चलो ठीक है, हो सकता है कहीं गलती हो गया किसी बच्चे से, मेरे से भी गलती होता है, ठीक है। तो PV क्यों हुआ? कम से कम ये समझ में आया ना कि ए बी का डायमेंशन क्या होगा? PV स्क्वायर इंटू वी, ठीक है, क्योंकि ए का डायमेंशन PV स्क्वायर है और बी का डायमेंशन V के बराबर है, ठीक है। अब प्रेशर है फोर्स बाय एरिया, ठीक है, और वॉल्यूम मेरा भी डी आया अब। डी आया है ना। वॉल्यूम एल क्यूब है, एल क्यूब का क्यूब हो गया, एल क्यूब का क्यूब हुआ, शायद यही गलती किए होंगे। वॉल्यूम एल क्यूब है लेकिन वॉल्यूम का क्यूब है, तो एल क्यूब का क्यूब हुआ। फोर्स क्या होगा? ML/T-2, एरिया एल स्क्वायर, और इधर एल का पावर 9, ठीक है। तो एम तो एम ही होगा, एल का पावर 9 और एल का पावर 10 और नीचे एल स्क्वायर, तो एल का पावर 8 आ गया, एल का पावर 8, ठीक है, टी का पावर -, और टी का पावर -2। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ है? फोर्थ ऑप्शन। सिंपल क्वेश्चन था, कोई दिक्कत है नहीं। चलो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 देखो तो। क्वेश्चन नंबर 27, द डिस्टेंस x मूव्ड बाय ए पार्टिकल इन टाइम t इज गिवन बाय x इक्वल टू a इंटू 1 माइनस e का पावर माइनस bt, ठीक है। तो डायमेंशंस ऑफ a इंटू b आर द सेम एज दोज ऑफ, आर द सेम एज दोज ऑफ, यहाँ पे वेलोसिटी है, वेलोसिटी तो जानते हो, मोमेंटम भी जानते हो, फोर्स भी जानते हो, इम्पल्स तुम लोग नहीं जानते हो। इम्पल्स और मोमेंटम दोनों का डायमेंशन सेम होता है, इम्पल्स और मोमेंटम दोनों का डायमेंशन सेम होता है, ठीक है, ये हम बता दिए। मतलब जो मोमेंटम का डायमेंशन है वही इम्पल्स का डायमेंशन होगा, ठीक है। तो अगर यहाँ 50-50 करना है तो मोमेंटम और इम्पल्स नहीं हो सकता है, क्योंकि सिंगल करेक्ट ऑप्शन है। अगर ठीक है, तो आइदर वेलोसिटी होगा या फोर्स होगा। तो एक बच्चे बोल रहे हैं वेलोसिटी होगा, क्या होगा? वेलोसिटी। क्यों वेलोसिटी होगा? सर क्योंकि ए का डायमेंशन एल है और बी का डायमेंशन t-1 आ जाएगा। हाँ, ए का डायमेंशन एल है और बी का डायमेंशन t-1 आ जाएगा, राइट, ठीक है। बाकी लोग को समझ में आ रहा है ये चीज़?
चलो बताते हैं, बाकी लोग को एक्सप्लेन सर। करते हैं। हमारा क्वेश्चन ऐसा था कि x इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस ई का पावर माइनस बी टी है। ठीक है, तुम लोग को पहले बता चुके हैं कि ई का पावर x क्या होता है, डायमेंशनलेस, और इसमें x भी क्या होता है, डायमेंशनलेस। ठीक है, तो ये ई का पावर माइनस बी टी डायमेंशनलेस है, मतलब एक नंबर है, तो ये 1 भी डायमेंशनलेस है। ठीक है, मतलब a इंटू जो किए हैं ये ओवरऑल डायमेंशनलेस है। अच्छा, कुछ बच्चे बोले कि सर 1 तो डायमेंशनलेस होता ही है। हाँ, 1 डायमेंशनलेस होता है, ठीक है, लेकिन मान लो कभी कभी बुक्स में मिसप्रिंट होता है या जो भी रीजन होता है, 1 मीटर भी तो हो सकता है, 1 सेकेंड भी तो हो सकता है, 1 हर्ट्ज भी तो हो सकता है, मतलब 1 के साथ यूनिट रह सकते हैं। यूनिट रहेगा तब फिर क्या हो जाएगा, फिर डायमेंशनलेस नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ पे हम श्योर है कि 1 डायमेंशनलेस ही है, इसलिए श्योर है क्योंकि ई का पावर मास बी टी डायमेंशनलेस है। ठीक है, और उसके साथ 1 को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया गया, जो भी बोलो, अल्जेब्रिकली ऐड ही हुआ है। अलजेब्रा में 2 - 3 इज बेसिकली 2 + -3 है। ठीक है, तो बोल सकते हैं ई माइनस ई का पावर मास बी टी के साथ 1 ऐड किया हुआ है, तो 1 भी डायमेंशनलेस हो गया, मतलब ये पूरा टर्म डायमेंशनलेस है। ठीक है, तो ये पूरा टर्म डायमेंशनलेस हुआ, तो इसलिए x का डायमेंशन और a का डायमेंशन सेम होगा, तो a का डायमेंशन x के डायमेंशन के बराबर हुआ, और x मतलब लेंथ, मतलब a का डायमेंशन क्या हो गया, l के बराबर। अब हम b का डायमेंशन बताएंगे, तो b अपीयर हो रहा है e का पावर मास bt में, और पावर डायमेंशन लेस होता है, मतलब जो माइनस bt है वो डायमेंशन लेस है। ठीक है, डायमेंशन लेस मतलब m0 l0 t0। तो यहाँ से इमीडिएटली हम बता सकते हैं कि b का जो डायमेंशन होगा वो 1/t के बराबर होगा, मतलब t का पावर माइनस 1। तो तुमसे पूछा गया कि a इंटू बी का डायमेंशन क्या होगा, तो a इंटू बी क्या होगा, l इंटू टी का पावर माइनस 1, और lt - 1 किसका डायमेंशन होता है, वेलोसिटी का। ठीक है, तो इसलिए वेलोसिटी का डायमेंशन, तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तुम लोग ऐसा करो, एक होमवर्क दे रहे हैं, ठीक है, हम लिंक भेज देंगे, डेरिवेटिव पढ़ना शुरू कर दो, डेरिवेटिव्स। ठीक है, नेक्स्ट फिजिक्स क्लास होते होते डेरिवेटिव्स कंप्लीट कर जाओ, यूट्यूब पे डाला हुआ है। ठीक है, हाँ डेरिवेटिव का तो 4 लेक्चर आप पहले ही भेजे थे। हाँ, वही मतलब पढ़ा हुआ है तो अच्छा है, और जो लोग नहीं पढ़े हैं वो लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट क्लास से हम सीधा काइनेमैटिक्स चालू करेंगे, वेक्टर्स चालू नहीं करेंगे, क्योंकि वेक्टर्स का तो वीडियो डाला हुआ है ही। ठीक है, वेक्टर्स में बस एक चीज़ हमको पढ़ाना है, वो है क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, और काइनेमैटिक्स कंप्लीट करने के बाद में हम क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ाएंगे। ठीक है, काइनेमैटिक्स कंप्लीट करेंगे फिर क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा देंगे। उतना दिन में क्या होगा कि जो बच्चे वेक्टर नहीं पढ़े हैं धीरे धीरे उनको पढ़ाते भी रहेंगे, मतलब उनको बोलेंगे पढ़ के आओ। ठीक है, ये चीज़। तो अगला क्लास से हम काइनेमैटिक्स चालू करेंगे। ठीक है, और काइनेमैटिक्स नहीं चालू करेंगे, बेसिकली उसके पहले इंटीग्रेशन पढ़ाएंगे। इंटीग्रेशन का वीडियो नहीं डाला हुआ है। ठीक है, इंटीग्रेशन पढ़ाएंगे फिर काइनेमैटिक्स चालू करेंगे, तो डेरिवेटिव्स पढ़ के आना, इंटीग्रेशन हम पढ़ाएंगे और फिर काइनेमैटिक्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बड़ा ये क्वेश्चन है, 29 और 30 तो पहले ही हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। स्क्रीन दिख रहा है क्वेश्चन वाला? यस सर। ठीक है, ये 29 और 30 तो पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन ये था स्पीड ऑफ लाइट वाला, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट वाला, कहाँ गया वो ढूंढ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 41। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41, इफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट c
ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी, प्लैंक्स कांस्टेंट एच। ये डीपीएस में जो बच्चे पढ़ते हैं उनसे हर बार पूछा जाता है, ठीक है। डीपीएस में जब यूनिट टेस्ट होता है, पहला वाला मंडे टेस्ट जो होता है, वो मंडे टेस्ट में ये क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है, समझी रचिता। और भी डीपीएस वाले बहुत सारे बच्चे हैं, हर्ष हैं, ये सब लोग हैं, ठीक है। क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ कि इफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट c, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g एंड प्लैंक कांस्टेंट h आर chosen as fundamental units, then dimensions of mass in new system each। मास का डायमेंशन बताना है, ठीक है। फंडामेंटल यूनिट लिए c, g और h को, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन वहां पे इजी क्वेश्चन होता था, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ठीक है। इसमें कैसे प्रोसीड करेंगे देखते हैं। व्हाइट बोर्ड दिख रहा है? इसमें फंडामेंटल कांस्टेंट लेने बोला है, फंडामेंटल क्वांटिटी लेने बोला है c, कैपिटल G और h को। c है स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट मतलब स्पीड, उसका डायमेंशन क्या होगा? LT माइनस 1, ठीक। अब कैपिटल G का डायमेंशन चाहिए, कैपिटल G के लिए हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि आप लोग जानते होंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, F इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। तो G क्या होगा? F r स्क्वायर अपॉन m1 m2। तो G का डायमेंशन इसके डायमेंशन के बराबर, ठीक है। F मतलब mlt माइनस 2, r मतलब l मतलब l का स्क्वायर, m1 m2 मतलब m इंटू m स्क्वायर, तो मिला m माइनस 1 l क्यूब t माइनस 2। तो G का डायमेंशन हो गया m माइनस 1 l क्यूब t माइनस 2, ठीक है। नेक्स्ट है प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट पहली बार तुम लोग सुनते हो या आप सुने होगे। E इक्वल टू एच न्यू करके एक फॉर्मूला होता है, E इक्वल टू एच न्यू। E यहाँ पे एनर्जी है और न्यू है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में कुछ रिलेशन होता है, क्या रिलेशन होता है बताओ? हाँ, या फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 बाई टाइम पीरियड, ठीक है। तो एच का जो डायमेंशन होगा वो ई बाई न्यू के डायमेंशन के बराबर होगा। तो डायमेंशन ऑफ एच इज सेम एज ई बाई न्यू का डायमेंशन, ठीक है। तो ई है एम एल टी माइनस 2 इंटू एल। हम डायरेक्ट लिख दिए एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। कैसे लिखें बताओ तो? एनर्जी बोल सकते हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 हुआ और न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब 1 बाई टाइम पीरियड मतलब टी माइनस 1, ठीक है। तो एम एल स्क्वायर टी माइनस 1 हुआ। तो एच का डायमेंशन हुआ एम एल स्क्वायर टी माइनस 1, ठीक है। और बताना किसका डायमेंशन था? एम का, मास का, ठीक है। अब बहुत दिमाग खर्चा करना पड़ेगा कि कैसे मास का डायमेंशन निकाला जाए, ठीक है। मतलब इन टर्म्स ऑफ सी जी एच, मतलब बहुत मैनिपुलेशन करना पड़ेगा। हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे डायमेंशनल एनालिसिस का थर्ड यूज कर लेते हैं। थर्ड यूज, हम मान लें कि मास जो है सी जी और एच पे डिपेंडेंट है। सी का पावर ए पे, जी का पावर बी पे, एच का पावर सी पे और इनटू कोई कांस्टेंट, ठीक है। तो m का डायमेंशन क्या होगा? तो c का पावर है मतलब एल टी माइनस 1 का पावर है, ठीक है। g का पावर b मतलब m माइनस 1 एल क्यूब टी माइनस 2 का पावर b और h का पावर c मतलब m एल स्क्वायर टी का पावर माइनस 1 का पावर c, ठीक है। अब इसके बाद तो तुम लोग कर ही लोगे, क्या नहीं होगा, है ना। यहाँ से ABC आ जाएगा, ABC आ जाएगा तो अपने आप m का डायमेंशन निकल जाएगा।